नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ईपीएफओ गुरु चैनल। जब मैं आपके सामने आया हूं कि ये पूरी कहानी खोलकर रखी जा रही है, तो मेरे मन में एक ही भावना है कि वो इंतजार कर रहा है, वो चिंता कर रहा है, वो कष्ट झेल रहा है, वो उम्मीद कर रहा है, और वो जो हर ईपीएस 95 पेंशन धारक के पास इतना पुराना है। वो लगभग हर जगह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक पेंशन का मामला नहीं है, ये उस सम्मान की लड़ाई है जिसे आपने अपने पूरे जीवन भर की मेहनत से कमाया है। पिछले कुछ वर्षों में आपने जिस देश की रियासतों को स्थापित किया है, जिस स्थान पर आपने कब्जा कर लिया है, उस देश में आप जिस स्थान पर रहते हैं, उस स्थान पर आपको जो सम्मान मिलता है वो आपके द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं लग रहा है, और शायद इसी वजह से आज जो चीज़ें आप देखने जा रहे हैं उनका वज़न आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप सभी जानते हैं कि ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। ये कोई मामूली याचिका नहीं थी जिसे एक आवेदन दिया गया था। ये लड़ाई थी जिसमें हर पेंशन धारक की आशा, उसकी आर्थिक चिंता, उसके भविष्य और उसके बुजुर्गों के जीवन की सुरक्षा जुड़ी हुई थी। ईपीएस 95 योजना शुरू तो हुई थी पेंशन धारकों के हित के लिए, लेकिन धीरे धीरे इस योजना में 3 जटिल नियम और अनुक्रम सामने आए कि अंतिम पेंशन एक मजाक बनकर रह गई। 1000 से 2000 की पेंशन में कोई भी आदमी कैसे गुजारा करे, दवा कैसे ले, घर कैसे चलाए, कैसे अपनी खरीद हुई जीवन सीट से खरीद। ये प्रश्न हर पेंशन धारक के दिल में पीड़ा पैदा करता था, और इसी कोशिश ने इस लड़ाई को इतना बड़ा बना दिया कि ये सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आपको याद होगा कि जब पहली बार 4 नवंबर 2012 को जज की बात सामने आई थी, तो पेंशन धारकों के दिल में एक खूबसूरत सी उम्मीद जगी थी। 8000 की वेतन सीमा खत्म होने की बात से ऐसा लगा कि अब पेंशन में सुधार होगा। लेकिन आप और हम दोनों जानते हैं कि वास्तविक सुधार कैसे हुए। उनके पहले वर्षों तक लोग 1000 और शामिल होंगे, 7 शामिल होंगे की बीड़ करेंगे और जाएंगे। 250 के न्यूनतम पेंशन के इंतजार में बैठे रहे, और फिर 1000 पर अटक गए। जिन सार्जेंट में सामने कतारबद्ध नौकरियां हुई, पेंशन की अन्यत्र रुकी रही, और फिर धीरे धीरे एक एक करके 40 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुईं। हर एक याचिका अपने साथ किसी भी परिवार की पीड़ा लेकर आती थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले भी इस मुद्दे पर 3 जजों की बेंच की सुनवाई की थी, इसलिए फिर से 3 जजों की बेंच बनाना जरूरी है, तब लगा कि शायद अब इस मामले को उसने किराए की दुकान में दर्ज किया है। और फिर एक नई पीठ बनी, मुख्य जज ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया। इन 3 ने कई दिनों तक विश्लेषण का साक्ष्य देखे, पुराने संस्करण का अध्ययन किया, सरकार और ईपीएफओ के तर्क सुने, पेंशन धारकों के पक्ष में ये बातें बताई गईं, और फिर लगा कि पिछले कई वर्षों से पेंशन धारकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। कोर्ट ने देखा कि एक ही तरह का योगदान देने वाले 2 लोगों को सिर्फ इसलिए अलग अलग पेंशन मिल रही है क्योंकि उन्होंने अलग अलग वर्षों में पद ग्रहण किया है। कोई 2004 से पहली बार हुआ, कोई 2006 में, कोई 2014 से पहले, कोई बाद में। लेकिन सवाल ये है कि प्लेसमेंट का वर्ष किसी की मेहनत की कीमत क्या तय करता है? 2 लोगों ने क्या योगदान नहीं दिया? क्या दोनों ने अपने अपने समय में आपका सामान, आपका कार्यालय, आपका विभाग नहीं दिया? तो फिर चिंता क्यों? यही बात कोर्ट के लिए सबसे अहम थी, क्योंकि न्याय सदैव शाता है। और फिर कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पेंशन धारकों के साथ उनकी नियुक्ति आयु या के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 2004 से पहले पदच्युत हो गया या 2014 के बाद, सबको समान नीति और सम्मान मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक देश का नागरिक तब तक सुरक्षित महसूस करता है जब तक उसे पता नहीं चलता कि पूरे राज्य में उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। और पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, ये सम्मान है, ये सुरक्षा होता है, ये स्थिरता होती है, ये मन की शांति होती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। पेंशन की गणना अंतिम कैसे होगी? पेंशन की संख्या क्या है? किससे संबंधित? ये पेंशन गणना 3 मुख्य गुणों में विभाजित है। प्रथम वर्ग, जिन लोगों ने 10 वर्ष तक या उनमें से कम योगदान दिया है। ऐसे लोगों की पेंशन की गणना 15,000 की सीलिंग पर आधारित है। अगर किसी ने 10 साल या उससे कम समय की सेवा ली है तो उसकी पेंशन लगभग 2143 रुपये के आसपास है। ये पुराने जमाने पर आधारित है, और जरूरी नहीं कि अंतिम ऑर्डर आने के बाद भी यही रहे। लेकिन ये स्पष्ट संकेत है कि कम सेवा अवधि वालों की पेंशन कहाँ से शुरू होती है। दूसरा वर्ग, मानक सेवा अवधि 15 से 25 वर्ष के बीच है। ये वो ग्रुप है जिसमें सबसे अधिक संख्या है। इन लोगों की पेंशन योगदान की शर्तों और वेतन सीमा के आधार पर 3200 रुपये से लेकर 5600 रुपये तक जा सकती है। यदि आपके पास 15 वर्ष की पेंशन दी गई है तो लगभग 3200 की पेंशन, यदि 20 वर्ष दिए गए हैं तो लगभग 4700 से 4800, और यदि 25 वर्ष तक की सेवा है तो लगभग 5600। तृतीय वर्ग, 30 वर्ष या उससे अधिक की सेवा।
यदि आपने 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं तो आपकी पेंशन लगभग 7,000 तक पहुंच सकती है। यदि आपकी सेवा 35 वर्ष की है तो पेंशन 7500 से 7800 या इससे अधिक भी हो सकती है। लंबे समय से 17,500 अतिरिक्त डीए पेंशन की मांग उठ रही है, लेकिन वो केवल उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें 30-35 साल या उससे अधिक का योगदान दिया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी पेंशन आपके इन पोर्टफोलियो को मंजूरी, आपकी कुल सेवा अवधि, आपका योगदान, आपकी सीमा निर्धारित, आपने किस वर्ष किस दर से योगदान दिया और आपकी पेंशन बल सेवा कितनी बनी। जब ये सारा डेटा नए ऑर्डर के तहत मिलान किया जाएगा तब हर पेंशन धारक को उसके पीड़ित पेंशन का पता चल जाएगा। और इसी कारण मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पूरी कहानी को शुरू से अंत तक सूची देना बेहद जरूरी है, क्योंकि पेंशन के लिए कोई सामान्य गणना नहीं है। ये वर्षों की आपकी मेहनत का सम्मान है, ये आपके बुजुर्ग जीवन का सहारा है, ये वो चीज़ है जो आपके लिए आर्थिक सुरक्षा सेवा देती है, ये वो बात है जो आपने रात को सोने से पहले देखी थी। और जब हम इस पूरी यात्रा की गहराई में उतरते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ कानून, कागज, खिलौने, अध्ययन और खोज की कहानी नहीं है। ये उन अनाम बचपन की कहानी है जो अपने जीवन के छोटे छोटे वर्षों को देश की सेवा में छोड़ दिया, आज उम्मीद की एक किरण के जैसे जी रहे हैं। हर पेंशन धारक के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि जब भी उसे पेंशन मिलेगी तो क्या होगा कि वो सिर्फ गुजारा नहीं कर सके बल्कि सम्मान के साथ अपनी बुढ़ापे की उम्र बढ़ा सके। ये प्रश्न उन लोगों के दिलों में और भी गहरे हो जाते हैं जो 20-30 साल तक लगातार बिना छुट्टी की स्थिति के कोर्ट को देखने से समझ आया कि यहाँ सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। आप सोचिए, 40 लेना देना। इसलिए कोर्ट ने सफा से कहा कि किसी भी व्यक्ति की पेंशन की तारीख, वर्ष, अवधि या अवधि में न्यूनतम पेंशन जारी की जाएगी तो उसे भी उसका लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए किसी ने 15, 20, 25 साल की सेवा की है, इस श्रेणी में सबसे अधिक लोग हैं, और पेंशन में पेंशन नोटिस मिला है कि पेंशन योजना में स्थायी सुधार किया गया है, तो इसका अर्थ कितना गहरा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में नए जादूगर, नए सर्केल, नई पेंशन धारक और नए नियम सामने आएंगे। कुछ एक्सपर्ट तो ये अपने दिल में संजोए थे। अब बात इस पर नहीं रहती कि पेंशन 2043 जगह, 3200 जगह, 5600 जगह या 7500 जगह। बड़ी बात यह है कि अब व्यवस्था बदल रही है, सोच बदल रही है, और वो सिस्टम जो वर्षों तक आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं था, अब आपके बाप के बिना शिकायत के दिन रात मेहनत की, सोसाइटी के सामान पर स्टेट काम किया, फैक्ट्री की गर्मी में तपते रहे, ऑफिस की झलक में भागदौड़ करते रहे, और जब घर से निकले तो उनके छेपे पर पूरी संतुष्टि थी कि वो देश में अपना योगदान दे रहे हैं। परंतु जब वो लोग निकले तो उन्हें आशा हुई कि अब देश उनके लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन पेंशन की राशि में उनके चेहरे को देखकर जो अंतिम संस्कार किया गया था वो शब्दों में निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। कोई 1000 की पेंशन गुजारा पर देता था, कोई 1500, कोई 2000, और उनके हमेशा के लिए एक ही प्रश्न था, त्योहार से कैसे जुड़ें, कैसा है अनमोल रिश्ता, डॉक्टर को क्या दिखाएंगे, त्योहार कैसे मनाएंगे, बच्चों को क्या देंगे, ये जीवन क्या केवल गिनती के सिक्कों में कारोबार किया गया है। इसी प्रश्न ने इस आंदोलन को जन्म दिया, एक ऐसा आंदोलन जो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं था बल्कि देश भर के लाखों पेंशन धारकों की आवाज उठी। और जब सुप्रीम कोर्ट तक इसकी आवाज उठी तो कोर्ट को लगा कि ये सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है, ये सामाजिक न्याय का मामला है। किसी भी वैज्ञानिक समाज के मानदंड से ऐसा नहीं होता कि उसकी युवा संपत्ति तेजी से बढ़ती है, बल्कि ये होता है कि वो अपने युवाओं को गति देता है। और ये है पेंशन धारकों की पेंशन। आवेदनों में ये संख्या ही बताई गई थी कि किस समस्या की विस्तृत जानकारी दी गई थी। हर फाइल में एक दर्द था, एक कहानी थी, एक संघर्ष था। कोई भी पुराना नामांकन मुकदमा दायर नहीं किया गया क्योंकि पेंशन में तालाबंदी से लेकर सामान खरीदने में कठिनाई हो रही थी। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सूची जारी की गई क्योंकि उसके अवशेषों का खर्च उसकी पेंशन से दुगना हो गया था। किसी ने कोर्ट में ये तक कहा है कि मैंने अपने दोस्तों की पेंशन पर 30 साल तक काम किया और जेब खर्च से भी कम है। ये बातें किसी भी अदालत के अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। ये बातें उस सिस्टम तक ऑनलाइन होनी चाहिए जो शुरू से ही पेंशन धारकों का संरक्षक बन गया था। जब 3 जजों की बेंच ने हर दस्तावेज देखे, सरकारी तर्कों को परखा, ईपीएफओ के तकनीकी सलाहकार सुने और फिर पेंशन धारकों की ओर से रखी गई बातों की तुलना की, तब अदालत ने पाया कि समस्या सिर्फ आधार की नहीं थी बल्कि पासपोर्ट की थी। कोर्ट को लगा कि 2004 में बेकार व्यक्ति की मेहनत खत्म हो गई या 2014 में उसकी मेहनत की कीमत एक जैसी है। उसकी सेवा के प्राचीन काल में कोई अंतर नहीं आता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अलग अलग वर्ष में पदस्थापित हुआ। उसकी निष्ठा, उसकी विश्वसनीयता, उसके वर्षों की सेवा का किसी वर्ष विशेष से अवधि नहीं हो सकती। आपकी सोचिए, ये निर्णय कितना बड़ा है। इसका मतलब ये है कि अब सरकार और ईपीएफओ के पास कोई कमी नहीं है कि वो ये कह रही है कि पुरानी विद्वत्ताओं को कम मिलेगा और नई विद्वत्ताओं को अधिक। ये भेदभाव अब कानून की नज़र में पूरी तरह से खत्म हो चुका है।
कोर्ट ने कहा कि पेंशन योजना में सुधार किया जाए और जल्द से जल्द ऐसा प्रस्ताव बनाया जाए जिससे हर पेंशन धारक को पेंशन मिल सके। अब सवाल ये आता है कि पवन पेंशन किसे कहा जाए, 3000, 4000, 7000? कोर्ट ने शब्द नहीं बल्कि गैर कानूनी संस्था कहा था। पेंशन ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने बुजुर्ग जीवन में सम्मान से रह सके, और ये सम्मान तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पेंशन धारकों की पेंशन 1000 से 2000 के स्तर पर अटकी रहे। इसी बात को अब गणन में विभाजित किया गया है, जैसा कि पहले बताया गया था। लेकिन अब मैं गणना को और विस्तार से और गहराई से समझाता हूं ताकि आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं कि आपकी पेंशन किस आधार पर तय होगी। मान किसी ने 10 साल की सेवा की है तो उसकी पेंशन उसके योगदान के अनुसार सबसे कम पेंशन में आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे जीवन भर कम पेंशन ही मिलेगी। यदि आने वाले विध्वंस सबसे अधिक जनसंख्या होने की संभावना है, क्योंकि मध्यम सेवा अवधि वाले लोगों की संख्या देश में सबसे अधिक है। अगर सरकार चाहती है कि न्यूनतम पेंशन 3000 से 5000 के बीच हो, तो इस वर्ग में आने वाले लगभग सभी लोगों की पेंशन